नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को लेकर। प्रश्नोत्तर में मैंने देखा कि दो तरह के प्रश्न आ रहे हैं। एक जो है वो जिसमें अधिक व्याख्या की ज़रूरत है, जो समय लेगा, और दूसरे प्रश्न कुछ आ रहे हैं जो एक एक लाइन में उसका उत्तर संभव है। तो मुझे लगा कि जो विस्तार वाले प्रश्न हैं उन्हें भी लिया जाए, लेकिन विस्तार वाले प्रश्न पर सिर्फ एक वीडियो में एक विषय पर चर्चा मैं करूं, जैसा मैंने अभी योगकारी और मारक मार्केस पे किया। आगे भी अभी दूंगा आप लोगों को वीडियो। और सप्ताह भर में जितने प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो उसमें लेने लायक हो या जो लिया जा सकता है, उन प्रश्नों को लेकर के एक ही वीडियो में 7, 8, 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं। उसमें विविधता भी है, बहुत तरह के प्रश्न हैं, बहुत से लोगों का जो जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा यूजफुल होगा। तो इसको मुझे लगा कि एक सप्ताह का जो मैं वीडियो जैसे साप्ताहिक राशिफल देता हूँ, उसी तरह से साप्ताहिक प्रश्नोत्तर, यानी आपने किसी तारीख से लेकर किसी तारीख तक प्रश्न पूछा, रविवार से लेकर शनिवार तक का, तो उसको मैं उसमें से 7, 8, 10 प्रश्न ले करके और उसका एक वीडियो बना करके साप्ताहिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम दे दूं, तो एक ही वीडियो में ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो व्याख्या करने लायक होगा वो विषय पर आधारित वीडियो भी अलग से दे दूंगा। तो आज मैंने 28 जून से 3 जुलाई या उससे पहले भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। फिलहाल जो थोड़े 2-4 स्क्रॉल करने में जो ठीक प्रश्न मुझे लगे हैं, उनको मैंने नाम के साथ उठाया है। आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि अगर आपने आईडी कुछ ऐसी बना रखी है जो अन्य नाम से है, तो प्रश्न के साथ अगर अपना नाम और शहर भी लिख भेजें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बात संवाद करने में और आसानी होती है। हमें लगता है कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया और किसने पूछा है। बहरहाल जो प्रश्न एक एक करके मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ नाम के साथ। संघमित्रा साहा जी हैं। मुझे लग रहा है इनकी सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3-4 बार अपने प्रश्न डाले हैं और लगभग वो प्रश्न मिलते जुलते हैं। देखिए, जो ये इस तरह से जो अगर आपकी सेहत वाकई ख़राब चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि केवल एक ग्रह जिम्मेदार कभी भी हर समस्या के लिए नहीं होता है, ये जान लीजिए। दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, और कौन कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल करके समस्या का कारण और उससे संबंधित क्या उपचार किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है या उस पर बताया जा सकता है। लेकिन आपने कुछ चीज़ें लिखा है तो मैं उस पर दे दूं कि संघमित्रा जी लिख रही हैं कि जेमिनी असेंडेंट है, जुपिटर की महादशा अच्छा गई, तो क्या इज़ इट पॉसिबल गिवन जुपिटर इज मार्क। मिथुन लग्न के लिए मुख्य मार्केस मंगल होते हैं, गुरु जो है वो सहायक होते हैं, गुरु योगकारी भी होते हैं, क्योंकि आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस कारण उनकी दशा अगर गुरु अच्छी कंडीशन में हो तो निश्चय ही अच्छी जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य कुछ चीज़ें बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में ऐसी जनरेट होती हैं जो उस समय तो लगता है आपको कि जो है वो पता उतना नहीं चलेगा, हो सकता है, लेकिन वो दीर्घ अवधि में, जैसे बृहस्पति से मैंने पहले भी बताया कि सबसे बड़ी समस्या पेट से संबंधित, आर्थराइटिस से संबंधित, क्षमा कीजिएगा, जो थायराइड से संबंधित समस्या, ओबेसिटी की समस्या, ये सब, और लीवर से संबंधित समस्याएं जनरेट होती हैं गुरु के कारण। तो हो सकता है कि वो बृहस्पति की दशा में धीरे धीरे शेप ले रही हो और बाद में जो है आपको परेशानी उत्पन्न हो रही हो, लेकिन मुख्य मार्केस मंगल होते हैं, और मंगल अगर ठीक नहीं बैठे हैं तो फिर आपके लिए समस्या होगी। अब वाकई इस समय कौन ग्रह दशा चल रही है, कई बार गोचर में परिवर्तन के कारण जो बीमारियां होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं। कई बार जो आने वाली दशा अंतर्दशा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो गोचर में ग्रह उत्पन्न कर देता है और फिर दशा खराब है तो लंबे समय तक आप उससे जूझते रहते हैं। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ का उपचार करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान देना होगा, बेहतर हो कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या जुपिटर मारक मार्केस है, नहीं, मिथुन लग्न में मंगल मुख्य मार्केस होता है, गुरु जो है वो सहायक होते हैं, सहायक की भूमिका में रहते हैं। दूसरा प्रश्न यश शर्मा जी लिखे हैं। यश, वृश्चिक राशि पर शनि ढैया कब खत्म होगी। शनि ढैया के ऊपर यश जी हमारा वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, आप उसे देखें। वृश्चिक राशि पर ढैया तब खत्म होगी जब शनि देव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे ख्याल से मार्च 2025 के आसपास, एग्जैक्ट डेट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 25 के पहले क्वार्टर में ट्रांजिट जो है वो शनि का होगा और तब ढैया जा कर के समाप्त होगी शनि की।
नेहा गीते जी का प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है कि अस्त ग्रह का रत्न पहनना चाहिए या नहीं। पहले तो ये देखना होगा कि अस्त ग्रह का रत्न पहन सकते हैं नंबर 1, लेकिन जनरलाइज मत जाइए। जेम स्टोन भी ग्रह की एनर्जी को इंक्रीज करने में सहायक होता है। तो अगर जो ग्रह आपका अस्त है वह अगर मार्केस है, मारक है, दूषित भाव का स्वामी है और आपको हानि पहुंचा सकता है, तो ऐसे ग्रह का तो रत्न पहनना ही नहीं चाहिए। बल्कि वो अस्त हो या पावरफुल हो, रत्न उसका नहीं पहन सकते। हाँ, आपके लिए कोई योगकारी ग्रह है, शुभ ग्रह है और वो अस्तगत अवस्था में है, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि उस समय जो दशा अंतर्दशा है वो उसके एकदम विरोधाभासी ग्रह की ना चल रही हो। क्योंकि जो गवर्निंग प्लैनेट होता है, अगर उस समय हम बिल्कुल विरोधाभासी ग्रह का रत्न पहनते हैं तो वो इरिटेट करता है, वो चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। जैसे मान लीजिए शुक्र आपके लिए योगकारी हैं, अच्छी कंडीशन में सपोज करिए, और गुरु की महादशा चल रही है, उस समय अवॉइड करिए शुक्र के रत्न को पहनना, क्योंकि वो मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर देगा, आपके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगा। वाइस वर्सा, शुक्र गुरु योगकारी हो, शुक्र की महादशा चल रही हो, तो भी बृहस्पति के रत्न को अवॉइड करना चाहिए। शनि की दशा चल रही हो, मंगल के रत्न को अवॉइड करिए। मंगल की दशा चल रही हो, शनि के रत्न को अवॉइड करिए। लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जिस रत्न को पहनने हम जा रहे हैं वह हमें सूट करेगा या नहीं। हमारी कुंडली के लिए जिस रत्न को हम पहनने जा रहे हैं वह ग्रह किस स्थिति में है, योगकारी है या नहीं, और शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, तभी जो है आप उसे पहनिए। अस्त, केवल अस्त शुभ ग्रह अस्त है, कॉन्फ्लिक्टिंग और एकदम एक्सट्रीम एनिमी की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो ही पहने आप। अब क्या बात है, नाम से ही मुंह में पानी आ रहा, फूड जायका। अब मुझे नहीं मालूम किसका है, तो भाई फूड भेजा करिए थोड़ा हम लोगों को भी। अच्छा, फूड जायका जी का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, एक सवाल है, ज्योतिष में राहु की दृष्टि होती है क्या? पहली बात जाने, ये प्रश्न और लोगों ने भी कई जगह किया हुआ है, किसी न किसी से संबंधित मैंने देखा है कि प्रश्न भी डाला हुआ है, शायद इसमें अगर मैंने लिया होगा तो उस पर चर्चा करूंगा। राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि छाया ग्रह हैं, उनका केवल वो जहाँ होते हैं उस भाव को प्रभावित करते हैं। तो इसका एक लाइन में उत्तर है कि राहु या केतु की दृष्टि नहीं होती है, उसको अपना। अब चूंकि बहुत भेद है, बहुत से लोग लिखते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण से नहीं होती है। एस सद्धू जी, एक एस सद्धू, तुला लग्न में मार्केस कौन सा ग्रह होता है? तुला लग्न शुक्र की है, मुख्य मार्केस की भूमिका गुरु अपनाते हैं, यहाँ पर मंगल जो है सहायक की भूमिका में हो जाते हैं। तो तुला लग्न अगर है तो बृहस्पति देव से थोड़ा सावधान रहिए। अमरदीप कुमार लिखते हैं, कैन वी डू मंत्र जप ऑफ मार्केस एंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? मार्केस का बिल्कुल उस ग्रह का जप कर सकते हैं। ग्रह के जप या स्तुति आराधना से उस ग्रह का कोप शांत होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह नुकसान तभी पहुंचाता है जब वह कुपित हो, हार्मफुल हो आपके लिए। उसके लिए मंत्र जप या उससे स्तुति आराधना से बेहतर कोई उपाय नहीं है। मंत्र जप लेकिन जब हम करते हैं तो मंत्रों का थोड़ा विधि विधान है, उसको फॉलो करें अगर अपने से करना चाहते हैं, प्लस उनकी एक निश्चित संख्या होती है। तो अगर आप उसका कुछ इफ़ेक्ट पाना चाहते हैं तो निश्चित जो निर्धारित संख्या है उस संख्या का जप, दशांश, तर्पण, सब बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको करके तब जो है आप उसको करें। साथ ही साथ जब समापन हो तो उसका हवन यज्ञ और दान उससे संबंधित करेंगे, तभी वह फलित होगा। कई लोग मैं देखता हूँ कि चलता है अपना, उठे एक माला कर लिए, चाहे 11 बार जप कर लिए, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ये मान के चलिए। और मार्केस ग्रह की प्रबल अवस्था चल रही है, लग्नेश वगैरह की स्थिति नहीं है। मैंने उस मार्केस ग्रह वाले वीडियो में इसकी चर्चा भी की है। तो मार्केस ग्रह के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप या अनुष्ठान अवश्य करें, ये ध्यान रखना है। दीपमाला मिश्रा जी लिखती हैं कि सर मेरी कुंभ राशि है, सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है, कोई सिंपल उपाय सजेस्ट करिए। कभी भी बड़ी सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता है, ये सूत्र जान लिए ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में। तो सिंपल उपाय करके हम सफल होना चाह रहे हैं तो राशि कोई भी हो नहीं संभव है।
फिर भी आपके लिए उत्तर। दूसरी बात, कुंभ राशि से ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी कुंडली में स्थिति क्या है, लेकिन सफलता मिलते मिलते रह जाए, ये जो सिम्टम है, क्योंकि मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि लग्न क्या है आपकी और क्या ग्रहों की स्थिति है, लेकिन हम लोग अब सिम्टम से भी हम लोग समझते हैं कि ये अगर समस्या आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है। सफलता मिलते मिलते रह जाना, कि एकदम आप पहुंच रहे हैं और चीज़ें रुक रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण भाग्येश होता है। लग्न राशि से देखिए कि भाग्येश कौन सा है, भाग्य स्थान कौन सा है, भाग्येश क्या है और वो बैठा कहाँ पर और भाग्य पे कौन से ग्रहों की स्थिति बन रही है। कई बार दशा अंतरदशा खराब चलेगी तो साल 2 साल जो है आपके लिए चीज़ें अड़चन उत्पन्न कर देंगी। जैसे इस समय लग्न पे राहु, भाग्य स्थान पे राहु वगैरह बैठे हों तो आपके लिए मुसीबत पैदा होगी, उन्नति में बाधा आएगी। तो अचानक अगर लगातार मिल रहा है आपको, मतलब जब से आपने करियर संभाला है, तो किसी भी शुभ काम और अच्छे काम में अगर दिक्कत आ रही है तो मान के चलिए कि आपका भाग्येश ठीक नहीं है। तो अब उस भाग्येश से संबंधित उपचार, मंत्र जप, आराधना। दूसरा, करियर के मामले में अगर असफलता मिल रही है किसी भी ग्रह के कारण, तो गणेश जी का मंत्र जप और अनुष्ठान बहुत योगकारी होता है, उसको नियम से अपना लें, काफ़ी हद तक लाभ आपको मिलेगा। लेकिन सजेस्ट करूँगा कि एग्जैक्ट कारण जानना और उसका क्या एग्जैक्ट उपाय करना चाहिए, इसके लिए बेहतर होगा कि आप कुंडली का विश्लेषण किसी से भी, जिसको आपको समझ में आता उससे आप कराएं। निशांत गुप्ता जी का अगला प्रश्न है, जेमिनी असेंडेंट, सैटर्न इज अष्टमेश एंड भाग्येश हो तो उसमें कौन सा हाउस का फल मिलेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई ग्रह जो है वो, अब जैसे जेमिनी में है, मिथुन लग्न में है, तो सही बात है भाई, शनि जो है अष्टम के भी स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, फल किसका देंगे? स्कॉर्पियो के लिए जो है वो मरकरी अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, 6, 7, 8, हाँ, तो ये किसका फल देंगे? स्कॉर्पियो के लिए मंगल में भी डाउट है, मंगल अष्टमेश भी, लग्नेश भी होते हैं और छठे भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अब जो है ऐसी स्थिति में जब इस तरह की स्थिति आए कि एक ही ग्रह अच्छे घर का भी स्वामी है और बुरे घर का भी स्वामी है, तो वो फल किसका अधिक देगा? अब इसकी गणना होती है कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। अगर वह शुभ भाव से शुभ भाव में बैठा है, शुभ भाव से शुभ भाव में बैठा है, या अपने उसी भाव में बैठा है, शुभ भाव में ही बैठ गया या शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो तब तो परिणाम आपको शुभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर अशुभ स्थान पे बैठ गए, अब मंगल लग्नेश होकर छठे में बैठ गए, तो मेष राशि का परिणाम आपको अधिक देंगे, वृश्चिक वाली जगह का परिणाम आपको परेशान करने वाला मिलेगा। शनि भाग्येश होकर के अगर अष्टम में ही बैठ जाते हैं मिथुन लग्न के लिए, तो बहुत मुश्किल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि एक तो भाग्य स्थान से भी द्वादश पे होंगे तो भाग्य भंग योग बना देंगे आपके लिए, तो वह स्थिति जो है वो ठीक नहीं होगी और परेशान करने वाली होगी। तो हमको ये देखना, अब मान लीजिए कोई ग्रह भाग्येश और आपके दूसरे भाव में बैठा है, तो भाग्य आधारित हर काम में आपको समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि भाग्य स्थान से सेकेंड हाउस में खड़ाष्टक योग बनाता है, 6 और 8 का संबंध बनाता है। तो इस तरह से गणना ये देखनी पड़ेगी आपको। ये सब ज्योतिष के प्रश्न, मुझे लगता है कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी यह प्रश्न उत्तर होगा। तो आप लोग जो है ये समझिए कि वो बैठा ग्रह बैठे कहाँ पर हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, इसका विश्लेषण करके ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह परिणाम किस स्थान का अधिक देंगे। ये ज्योतिषीय प्रश्न है, मुझे लगता है अगर कर रहे हैं तैयारी तो आप अच्छा करिए। मदन जी लिखते हैं, किसी की इनका प्रश्न उलझन भरा है। प्रणाम गुरुदेव, क्या किसी की कुंडली की अच्छाई या दोष उसके अपनों माँ, भाई, बहन, पिता, मौसी पर असर करता है? नहीं, यह संकेत देता है, उस फल के भाव को कमज़ोर करता है। किसी की कुंडली में कहीं ऐसा हो कि भाई पिता का सुख कम है, तो वो संकेत दे रहा है कि पिता का सुख कम है। ऐसी स्थिति में जब बच्चा पैदा होगा तो अगर दूरी का योग है तो पिता से दूरी हो जाएगी, मृत्यु का योग है तो पिता के ऊपर पिता या माता की जान भी जा सकती है। वो बालक कारण नहीं होता है। और अगर आप उस समय कुंडली देखें तो उस समय माता पिता या जिसके साथ कोई घटना हो रही है उनकी कुंडली में वह योग उस समय बन रहा होगा, तो एक्चुअल में वह कारक नहीं होता। हम लोग का इस पर ऊपर ही मैं पहले बोल चुका हूँ कि दूसरे पर हम लोग दोष देते हैं कई बार कुंडली, और सबसे ज़्यादा दोष कुंडली मिलान में मेरे पास आता है, और सबसे ज़्यादा ये लड़के पक्ष की तरफ से आता है कि अगर कोई लड़के का कुंडली मिला रहा है अपने बहू के लिए
पत्नी ढूंढ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लड़की आएगी तो हमारा ये तो नहीं हो जाएगा, हमारी जान तो नहीं चली जाएगी, हमारा बिजनेस तो नहीं ख़राब हो जाएगा, मेरा करियर तो नहीं ख़राब हो जाएगा। होता है, शत्रु भाव वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अलग विषय, कारण नहीं होता, संकेत होता है, और कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। तो एक तो और लेना भी नहीं चाहिए कि हाँ भाई मान लीजिए कोई शत्रु आपका लग्न है और लग्न का परम शत्रु कोई है जो जीवन साथी या संगिनी बन रही है, तो उससे शादी ही क्यों करना हो, तो गुण मिलान में उससे हट जाइए। और वो संकेत ही दे रहा है कि भाई ये इस यहाँ से नहीं निभेगी, यहाँ दिक्कत आपको आएगी, तो एक्चुअल में वो संकेत देता है, कारण नहीं होता। और कभी भी दूसरों को कारण नहीं समझना चाहिए। जैसे और उसके बाद इनका एक प्रश्न है कि जैसे उसने कोई रत्न पहना है तो दूसरों पर क्या असर होगा, या वो कोई पूजा पाठ करे। रत्न आप पहनेंगे, निश्चय ही दूसरे पर बिल्कुल असर नहीं होगा। ये तो ये बात हुई कि बी कॉम्प्लेक्स हम खा रहे हैं और मुंह का छाला जो है मेरी मम्मी का ठीक हो, नहीं हो सकता, वो उन्हीं को खाना पड़ेगा। पूजा पाठ में दुआ प्रार्थना हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, बहुत हद तक उसका लाभ मिलता है, लेकिन उसका लाभ अधिकांश स्थिति में तब मिलता है जब जिसके लिए हम दुआ प्रार्थना कर रहे हो और वो असहाय हो और कर्म में रत ना हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम किसी के लिए शराब कोई पी रहा है, नशा कर रहा है, और उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ना करे, और रोज़ बाहर जाके 2 बोतल लगा ले रहा है, तो वो स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसका कर्म हो रहा है ना, उसके कर्म के कारण उसको समस्या प्राप्त होगी। तो ऐसे में उसके लिए समस्या खड़ी होगी, तो इस तरह की प्रार्थना काम नहीं करते। हाँ, असहाय है कोई, नहीं है, उसके लिए दुआ और प्रार्थना पूजा काम करती है, कर सकते हैं, करना चाहिए, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। लेकिन साथ साथ जिसके लिए कर रहे हैं उसका कर्म भी उसी डायरेक्शन में हो, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। और अब इस सेंस नहीं समझ रहा थोड़ा सा कि कोई पूजा पाठ करे तो दूसरों पर असर हो। पूजा पाठ का असर, हाँ, कोई मारक प्रयोग कर रहा है, कोई गलत प्रयोग कर रहा है किसी के ऊपर, तो ज़रूर उसका असर दूसरों पर पड़ता है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक किया जाता है। करना नहीं चाहिए, करने वाला अधिक बाद में पीड़ित होता है, क्योंकि अगर आप 10 पैसे का अगर किसी कर्म करके दूसरे को परेशान करते हैं, तो मान के चलिए कि आप 10% कर रहे हैं तो 100% आप परेशान होंगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए। और दुआ का असर होता है, विशेष करके अगर निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं अपने परिवार के किसी के लिए, लेकिन उसका कर्म जो है, उसका कर्म भी उसी के सापेक्ष होना चाहिए। विरोधाभासी कर्म होगा तो नहीं पड़ेगा। अब जो, हाँ, मैंने जो राहु की बात की उसी तरह का प्रश्न था वो, इसलिए मैंने शायद इसको, ये रचना वाधवानी जी हैं, इन्होंने प्रश्न लिखा है कि थैंक यू सर फॉर वीडियो। सेजिटेरियस यानी असेंडेंट यानी धनु लग्न है। अब धनु लग्न में गुरु छठे भाव में बैठे हैं, तो क्या हो गया, लग्न भंग योग हो गया, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा, सेहत भी ठीक नहीं रहेगी, कोई भी असाध्य बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है जो दीर्घ अवधि की हो, और परिश्रम के अनुसार परिणाम नहीं मिले। हमेशा परिश्रम और परिणाम का जो रेशियो होगा वो माइनस में रहेगा, यानी आप 10 मेहनत करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, साथ नहीं देगा। और लिखे हैं कि 9th हाउस, सन इन 9th हाउस, सूर्य भाग्येश होते हैं, भाग्य में बैठे हैं, बट राहु इज एस्पेक्टिंग फ्रॉम थर्ड, राहु की दृष्टि ही नहीं होती है। तो आप राहु का एस्पेक्ट देख रहे हो, लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि अगर सिंह लग्न का सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं और राहु 3rd में, इसका मतलब केतु भी तो साथ में सूर्य ग्रहण योग में हो गया, भाग्य पर ग्रहण योग हो गया आपके। तो राहु के एस्पेक्ट्स, अब राहु का ट्रीटमेंट करेंगे कभी ठीक नहीं होगा। आपको यहाँ पे ग्रहण योग बन रहा है, आपको सूर्य और केतु का ट्रीटमेंट करना है। तो ये जो अपने से जो आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं उससे बचें, क्योंकि राहु का एक तो एस्पेक्ट नहीं होता, और राहु के एस्पेक्ट को सोच रहे हैं, केतु साथ बैठा उसको देख ही नहीं रहे कि केतु सूर्य के साथ, क्योंकि अगर तीसरे में राहु है तो 100% 9 में केतु होंगे इसका मतलब, और सूर्य के साथ बैठे तो ग्रहण हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद ये कि बट इज एस्पेक्ट 3rd प्लैनेट, शनि एस्पेक्ट फ्रॉम 1st हाउस, रेट्रोगेट, मार्स फ्रॉम 4th एंड जुपिटर, तो बहुत सी चीज़ें हैं। वीनस इन नॉट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ 8th and 11th लॉर्ड, लाइफ इज़ नेवर गुड, कहाँ से ठीक रहेगी, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी अगर बहुत से ग्रह ठीक नहीं। मैंने 2 ग्रहों का व्याख्या कर दिया, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो बहुत सारी समस्या है, तो विश्लेषण करा लेना चाहिए, क्योंकि पूरी कुंडली का विश्लेषण संभव नहीं होता कार्यक्रम में। तो ये जो भ्रम वाली जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं इसमें लूँगा। तो आज मैंने 9-10 प्रश्न लिए हैं आज के कार्यक्रम में। उम्मीद है बहुत से प्रश्नों का बहुत सारे लोगों को उत्तर मिल गया होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो और आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा।
फिर चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे और अन्य विषयों पर भी, राशिफल के साथ भी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।